हाय नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे होंगे। एक बात आप लोग से पूछना चाहती हूँ, जब आप शॉपिंग करने जाते हो, कोई सामान खरीदने जाते हो, अगर कोई सामान आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, तो आप जब दुकानदार से सामान के लेने के लिए बोलते हो कि मुझे ये सामान चाहिए, तो दुकानदार अगर महँगा बताता है कि महँगा है, तो आप क्या करते हो? उस सामान को नहीं लेते हो। अगर लेते भी हो, तो उस सामान के लिए दुकानदार से कितना किच-पिच करते हो कि उस सामान को सस्ता कर दे। जब सामान के लिए इतना किच-पिच करते हो तो पढ़ाई की जब बात आती है, शिक्षा की बात आती है, तब आप इतना पैसा खर्चा करके महँगे-महँगे कोर्स क्यों खरीदते हो? क्या जिससे महँगे कोर्स खरीदे हो, वो आपकी तरक्की करवा देंगे या फिर आपको सिलेक्शन दिलवा देंगे या फिर आपके आपकी किस्मत को चमका देंगे? ऐसी बात नहीं, वो तो आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है ना। तो जो फ्री में एजुकेशन देता है, आप उनसे क्यों नहीं पढ़ते हो? मैं आपको फ्री में सारी पीडीएफ भी देती हूँ, फ्री में प्रैक्टिस सेशन भी करवाती हूँ, फ्री में सारे नोट्स भी देती हूँ। यानी कि जो एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल होना चाहिए, वो सब चीज़ें मैं आपको देती हूँ, फिर भी आप महँगे-महँगे कोर्स को क्यों लेते हो? अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि जो महँगे-महँगे कोर्स को बेच कर के पढ़ाते हैं, वो आपकी किस्मत बना देंगे या फिर आपकी सिलेक्शन दिला देंगे, तो ये आपकी गलत सोच है। इसलिए अभी भी मौका है, मत पढ़ो ऐसा, पैसा देकर शिक्षा ग्रहण मत करो, बल्कि उस पैसे से अच्छी बुक लो। चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर अगर आप मुझसे जुड़ोगे, तो मैं फ्री में पीडीएफ भी दूँगी, फ्री में नोट्स भी देती हूँ, फ्री में प्रैक्टिस सेशन भी करवाती हूँ, फ्री में सभी टॉपिक को क्लियर भी करती हूँ। इसके अलावा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है जिस टॉपिक को लेकर के, उसको अलग से क्लास में आपका करवाती हूँ। जो कि क्लास जो होती है सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब पे होती है, ना कि कोई ऐप पे। तो अगर आप मुझसे जुड़ोगे तो बहुत सारी लाभ को मिलेगा, साथ ही साथ आपका पैसा भी बचेगा। तो आपको पैसा बचा कर के शिक्षा को ग्रहण करना है, उस पैसे को बुक खरीदना है, अच्छी-अच्छी बुक खरीद को आपको तैयारी करना है। कोई भी आपकी किस्मत को चमका नहीं देता है, बल्कि आपको खुद तैयारी करना है। बस हाँ, कोई आपको सहारा देने वाला चाहिए, ना कि आपको पैसा लुटाकर सहारा प्राप्त करना है। ठीक है? चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं कि किस लेवल से क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस क्लास में देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, भारत में सर्वप्रथम टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? यानी कि आपकी इंडिया की बात हो रही है, वो भी सबसे पहले की बात कर रही है कि टीकाकरण जो कार्यक्रम होता है कौन से वर्ष में प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था। ऑप्शन ये है 1970, बी ऑप्शन है 1975, सी ऑप्शन होता है 1978, डी ऑप्शन होता है 1980। चलिए बताइए इसका राइट आंसर होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो हम इसको बताते हैं। जब तक आप क्वेश्चन को हल कर रहे हो, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लेना कि जो भारत में टीकाकरण जो सर्वप्रथम शुरू हुआ था, तो एक्सपेंटेड जो प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन होता है उस रूप में शुरू हुआ था। यानी हमने क्या बताया है, एक्सपेंटेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के रूप में शुरू किया गया था। सन उसका यानी कि समय उसका था 1978 का समय था। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम सबसे पहले 1978 में शुरू किया गया था। हमारा राइट आंसर हो जाता है पहला का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए पूछा क्या जा रहा है कि भारत में टीकाकरण किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। यानी अभी आपने क्वेश्चन देखा कि भारत में सबसे पहले टीकाकरण किस वर्ष में पूछा गया था, तो आपने बताया 1978 में पूरा शुभारंभ हुआ था। उसके अलावा आपने बताया एक्सपेंटेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के रूप में शुरू किया गया था। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ये है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी ऑप्शन होता है शिक्षा मंत्रालय, सी ऑप्शन होता है गृह मंत्रालय, डी ऑप्शन होता है नीति आयोग। आपने इस क्वेश्चन को पहली बार ही देखा होगा, तब यहाँ पे आप तुक्का लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? आप बता सकते हो कि जब भारत में टीकाकरण जो कार्यक्रम होता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो हमारा दूसरा का जो राइट आंसर होता है वो ए ऑप्शन करेक्ट माना जाता है, हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उस क्वेश्चन के मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बताते चलती हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, क्लास में पूरा बने रहिएगा तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। यानी कि अब यहाँ पे सार्वभौमिक टीकाकरण की बात कर रहा है। ऑप्शन ये है 1980, बी ऑप्शन है 1985, सी ऑप्शन है 1987, डी ऑप्शन है 1982। आप इसका राइट आंसर क्या बताओगे? आप यही बताना कि जो भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है 1985 में क्या किया गया था, इसका यहाँ पे प्रारंभ किया गया था। यानी कि 1985 में एक विस्तारित रूप में, ठीक है, सार्वभौमिक रूप में जो टीकाकरण कार्यक्रम होता है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित किया गया था, यानी प्रारंभ किया गया था। तो हमारा तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है
दिए गए विकल्पों में कौन सार्वभौमिक टीकाकरण का उद्देश्य नहीं है। अब देखो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन को जब पढ़िएगा तो देखिएगा कहीं नहीं तो नहीं लिखा है, यहाँ पे देखो लिखा नहीं। तो आपको पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्या टीकाकरण कवरेज का प्रसारण? बी ऑप्शन होता है निगरानी हेतु जिला स्तरीय प्रणाली विकसित करना। सी ऑप्शन होता है निगरानी हेतु पंचायती स्तरीय प्रणाली विकसित करना। डी ऑप्शन होता है वैक्सीन निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो सार्वभौमिक टीकाकरण होता है उसका उद्देश्य यहाँ पे नहीं जो है, यानी कि आपको पहले पता होना चाहिए कि जो कौन से ऐसे हैं जो हैं। अगर आपको है पता होगा तभी तो आप नहीं को बता पाओगे। चलिए इसको फटाफट से आप क्वेश्चन को हल करिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। चौथा यहाँ पे हमने बताया था। अगर आपसे पूछा जाए कि हैं कौन से हैं तो आप बताना कि टीकाकरण कवरेज का प्रसारण, निगरानी हेतु जिला स्तरीय प्रणाली विकसित करना, दूसरा जो होता है वैक्सीन निर्माण की आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। जो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाता है वो यहाँ पे नहीं होता है। अगर यहाँ पे लिखा होता पंचायती जो स्तरीय होता है, यहाँ पे जिला स्तरीय लिखा होता तो आपका यहाँ पे सही हो जाता है। यानी कि जो टीकाकरण होता है वो पंचायती स्तर पे नहीं विकसित होता है बल्कि जो जिला स्तरीय होता है वहाँ पे विकसित होता है। तो ये भी अगर कहीं लिखना चाहते तो लिख लेना कि जिला स्तरीय प्रणाली पे क्या होता है, विकसित होता है टीकाकरण। तो हमारा चौथा को जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, पंचायती स्तरीय पे नहीं होता है जबकि कितने पे होता है, जिला स्तरीय पे होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। देखिए 5वां नंबर को क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान टिटनेस टॉक्साइड टीटी के कितने टीके लगवाने चाहिए। अब यहाँ पे ये याद रखे रहना कि जो टीटी होता है उसका फुल फॉर्म ही होता है टिटनेस टॉक्साइड होता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में टीटी कहा जाता है। तो कितने टीके लगवाए जाते हैं ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन ये है 2, बी ऑप्शन होता है 3, सी ऑप्शन होता है 4, डी ऑप्शन होता है 5। फटाफट से इसका बताना है आपको कि कितने टीटी के टीके लगवाए जाते हैं जो टिटनेस में आपका यहाँ पे प्रयोग होता है। फटाफट से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो टिटनेस का टीका होता है वो 2 रूपों में लगवाया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 2 वाला, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाता है। जो टिटनेस का टीका होता है ना वो नवजात जो शिशु होते हैं उनके लिए लगवाया जाता है और जानलेवा रोग भी होता है। टिटनेस जो बीमारी होती है ये नवजात शिशुओं के लिए एक जानलेवा रोग साबित होती है। तो इसका टीका कितना लगता है, 2 टीका लगता है। इसका क्या नाम है, टिटनेस टॉक्साइड नाम है। चलते हैं 5वां का राइट आंसर हुआ है आपका ए ऑप्शन सही हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को टिटनस के 2 टीके के मध्य में कितना अंतराल रखना चाहिए। यानी कि अभी आपने देखा कि टिटनस का जो टीका 2 बार लगवाया जाता है। अब यहाँ पे पूछा है कि कितने गैपिंग होना चाहिए, यानी कि जो फर्स्ट टीका लग गया है उसके बीच में कितना दिन का आप गैप करोगे तब फिर टिटनेस का जो दूसरा टीका होता है तब लगवाओगे। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन देखिए 2 सप्ताह, बी ऑप्शन होता है 4 सप्ताह, सी ऑप्शन होता है 6 सप्ताह, डी ऑप्शन होता है 8 सप्ताह। आप क्या बताओगे, आप यही बताना कि 4 सप्ताह का क्या होता है, अंतराल रखा जाता है। ठीक है, 4 सप्ताह का अंतराल रखा जाता है। टिटनस का जो टीका होता है गर्भावस्था के दौरान जो जच्चा और बच्चा होते हैं दोनों को बचाने के लिए टिटनस जो रोग होता है उसको यहाँ पे इसके लिए टिटनस टीके का प्रयोग किया जाता है जो 2 रूप में मिले, TT1 TT2 के रूप में लगाया जाता है। तो हमारा 6 का जो राइट आंसर है वो 4 सप्ताह वाला यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। ये कह रहा है कि जन्म लेने के कितने घंटे के भीतर शिशु को BCG का टीका लग जाना चाहिए। चलिए फटाफट से आप बताइए कि जो BCG का टीका होता है वो कौन सी बीमारियों को यहाँ पे इंगित करता है, यानी कि कौन सी बीमारी हो जाती है तो BCG का टीका लगवाया जाता है। फटाफट से इस क्वेश्चन को राइट दीजिए आंसर। पहले आप इसको ऑप्शन तो देख लीजिए। ऑप्शन ये है 24 घंटे, बी ऑप्शन होता है 48 घंटे, सी ऑप्शन होता है 36 घंटे, डी ऑप्शन होता है 50 घंटे। आपको बताना है कि जन्म लेने के घंटे के बाद यानी कि 24 घंटे के बाद क्या किया जाता है, बेबी को BCG का टीका लगवाया जाता है। अब जान लो कि BCG का टीका किस बीमारी के लिए लगाया जाता है, तो तपेदिक के लिए, यानी तपेदिक, टीबी, एचमा, इन तीनों का कहा जाता है BCG का टीका कहा जाता है। ठीक है, तो BCG का टीका यानी कि टीबी, एचमा कहें, तपेदिक कहें, इनसे बचने के लिए क्या किया जाता है, BCG का टीका किया जाता है। इसके अलावा और बहुत टीके होते हैं जो बेबी के जन्म के लेने के बाद उसको दिए, जैसे आपका होगा पोलियो का टीका होगा, यानी कि पोलियो जीरो का खुराक हो गया, हेपेटाइटिस B होगा। तो इन तीनों टीकों का क्या किया जाता है, 24 घंटे के अंदर में लगाया जाता है।
हमने क्या बताया, आप कहीं लिखना चाहते हो तो लिख लेना, पोलियो का टीका, पोलियो का 0 खुराक वाला जो होता है, हेपेटाइटिस बी और बीसीजी का जो टीका होता है 24 घंटे के अंतराल में बेबी को लगना चाहिए। ठीक है, तो हमारा 7वां को जो राइट आंसर हुआ है वो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हुआ। चलिए 8वां क्वेश्चन पे चलिए, देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है। आपसे ये कह रहा है कि खसरे की पहली खुराक शिशु को जन्म के कितने दिन पर दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो खसरे का पहले टीका होता है वो मतलब कि जो शिशु को जन्म के कितने दिन पर दिया जाना चाहिए। आपको फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है। अगर आप बताओगे तो इसको क्या बताओगे, ठीक है, जल्दी जल्दी बता दें। अब ये भी बताना कि खसरे का जो टीका लगवाया जाता है उस टीका का नाम क्या होता है, आपको ये भी बताना है। आपके पास ऑप्शन ये है 4 माह, बी ऑप्शन होता है 5 माह, सी ऑप्शन होता है 9 माह, डी ऑप्शन होता है 12 माह। हर जो बीमारी होती है उसके जो टीके होते हैं अलग अलग होते हैं। अब आपने अभी देखा टिटेनस टॉक्साइड के बारे में तो टीटी कहा गया था, अगर आप पहली बार पढ़ोगे तो टीटी नहीं जान पाओगे ना। वैसे ही आपको बताना कि खसरे का जो टीका होता है उसके टीका का नाम क्या होता है। अब यहाँ पे बताओ कि शिशु के जन्म के कितने दिन के बाद दिया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपने देख ही लिया। चलिए बताइए क्या दिया जाता है। तो आप याद रख लेना कि जन्म के 9 माह बाद यानी कि 9 महीने पर शिशु के जो खसरे की पहली खुराक होती है दिया जाना चाहिए। और इसी यानी कि 9 महीने में ही क्या किया जाना चाहिए, विटामिन ए की जो पहली खुराक होती है उसको भी दिया जाना चाहिए। ठीक है, यानी 9 माह में आपको कितने टीके लगना चाहिए, 2 टीके लगने चाहिए, खसरे का टीका और विटामिन ए का भी पहली खुराक वाला टीका लगना चाहिए। तो हमारा 9th का जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9वां क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, आपसे ये विटामिन ए के बारे में पूछा जाता है। अभी आपने देखा कि 9th का जब माह होता है तो खसरे का और विटामिन ए का पहली खुराक दोनों की लगवाई जाती है। अब यहाँ से पूछा जाता है कि विटामिन ए है यानी कि इन चारों ऑप्शन में से क्या है, क्या वो वैक्सीन है, बी ऑप्शन दवा है, सी ऑप्शन है सूक्ष्म पोषक तत्व है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आप क्या बताओगे, आप यही बताना कि विटामिन ए क्या होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। देखो पोषक तत्व आप 2 रूपों में ग्रहण करते हो, एक होता है वृहत पोषक तत्व होता है और एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, तो ये आपके वृहत यानी कि आपको इनको भोजन में ज़्यादा ग्रहण करना पड़ता है। लेकिन जो आपके विटामिन हो गए, खनिज लवण हो गए, खनिज लवण में जैसे और सारे होते हैं, कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया, इन सब की जो मात्रा होती है आप सूक्ष्म करते हो, थोड़ी अमाउंट में करते हो। तो विटामिन ए का जो होता है वो सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। हमारा 9th का जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है, सी ऑप्शन होता है। अभी आपने आगे ही देखा है कि विटामिन ए का जो क्या होता है, जब इसका खुराक दिया जाता है तो 9 माह की अवस्था में दिया जाता है, और जो दूसरी खुराक दिया जाता है जब बेबी 16 से 24 माह का हो जाता है तब इसमें क्या दूसरी खुराक को दिया जाता है, पहली खुराक 9 माह में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्लियर हो गए हैं, डाउट क्लियर हो गए होगा। अब देखिए 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, खसरे की दूसरी खुराक शिशु को जन्म के कितने दिन के बाद दिया जाना चाहिए। ठीक है, अभी आपने क्वेश्चन कुछ दूसरा देखा था कि जो पहली खुराक होती है तो आपने बताया था 9 माह। अब यहाँ पे आपको दूसरी खुराक के बारे में पूछा गया। अब बताइए कि दूसरी खुराक जब लगेगा बेबी को तो कौन सा यहाँ पे लगे, कौन सा माह होगा। आपके पास ऑप्शन है 10 से 12 माह के मध्य, बी ऑप्शन होता है 16 से 24 माह के मध्य, सी ऑप्शन होता है 24 से 28 माह के मध्य और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको फटाफट से बताना है कि खसरे का जो टीका होता है वो जो दूसरी खुराक होती है तो कौन से महीने में लगाई जाती है। फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। आपको याद रख लेना कि खसरे को जो दूसरी खुराक होती है वो बेबी को 16 से जब 24 माह का हो जाता है उस मध्य में खसरे का टीका देना चाहिए। ठीक है, खसरे का टीका, खसरे की जो रोकथाम होता है उसके लिए खसरे का टीका दिया जाता है। हमारा 10वां का जो राइट आंसर होता है बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, अभी आपसे जो मैं क्वेश्चन पूछ रही थी ना, यहाँ पे क्वेश्चन का आप यहाँ पे जवाब देख सकते हो। ठीक है, लिखा है 11 नंबर पे कि मिजल्स वैक्सीन शिशु को जन्म के कितने माह के मध्य पे दिया जाना चाहिए। यानी कि जो आपका खसरे का जो वायरस होता है उसको नाम ही होता है मिजल्स होता है। मिजल्स वैक्सीन यानी कि खसरे का जब यहाँ पे टीका लगवाया जाता है उसको कहा जाता है मिजल्स वैक्सीन कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जन्म के कितने माह के मध्य में दिया जाना चाहिए, आपको ये बताना है। आप अभी आपने क्वेश्चन को देखा होगा, आपसे आपने अगर देखा होगा ध्यान से तो आपने सुना जरूर होगा। ऑप्शन ये है 9 से 12 माह, बी ऑप्शन होता है 12 से 15 माह, सी ऑप्शन होता है 20 से 24 माह, डी ऑप्शन होता है 24 से 48 माह होता है। फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। आपने इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन समझ लिया है, चलते हैं हम इसका राइट आंसर बताते हैं। यहाँ पे पूछा गया था कि जो मिजल वैक्सीन होता है शिशु के जन्म के कितने माह यानी कि उसने जन्म लिया है तो
जो पहले खुराक दी जाती है वो कितने मध्य में दी जाती है। तो आपने देखा ना खसरे वाला टीका हो, यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, लेकिन मीजल्स वैक्सीन पूछा गया है, जो आप कितने होते हैं खसरे वाले में लगाया जाता है। अगर खसरा बीमारी हो गई है तो उसमें बेबी को क्या होगा, उसमें नाक बहेगा, उसका आंखें लाल हो जाएंगी, खांसी आएगा, ये सब दिक्कतें उसको देखने को मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे पूछा गया था कितने मध्य में, तो आपको बताना है 9 से 12 माह के मध्य में दिया जाना चाहिए। हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर 11वां का ए ऑप्शन सही हो जाता है। अब 11वां से 12वां क्वेश्चन देखिए, आपसे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो बीसीजी का पूर्ण रूप है वो है, यानी कि आपके पास ऑप्शन ये है बेसिलस क्लोरिनी ग्यूरिन, बी ऑप्शन होता है बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, सी ऑप्शन होता है बेसिलस कैडमियम ग्यूरिन, डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है बीसीजी का क्या होता है। अभी हमने आपसे पीछे क्वेश्चन में पूछा था कि जो बीसीजी का होता है वो तपेदिक, टीबी, राजक्षमा इन सब के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था, आप क्या बताओगे, आप यही बताना कि इसका पूरा नाम होता है बेसिलस, ठीक है, कॉलमेट ग्यूरिन होता है। जो यह टीका होता है बचपन में होने वाली जो गंभीर बीमारी होती है, टीबी हो गया, इसके रोकथाम के लिए यहाँ पे ये लगाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होता है क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाए, जो बेबी को जन्म लिया है 24 घंटे के अंदर बीसीजी का टीका लग जाना ही चाहिए। चलिए हमारा 12वां का राइट आंसर होता है बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन हो जाता है। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है, संपूर्ण भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। ऑप्शन है 1990, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1993, ऑप्शन डी है 1995। आपको बताना है जो पल्स पोलियो है वो आपके इंडिया में कब शुरू किया गया था। आपको बताना है 1995 के समय था, ठीक है, यानी पूरे देशव्यापी में पूरे क्षेत्र में जो पोलियो प्लस होता है वो 1995 में किया गया था। एक इसकी टैग लाइन है, क्या होता है, 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है, आपने एक ऐड देखा होगा, ऐड आता था, यानी कि ये मुंह में आपको 2 बूंद दिया जाता था। अब देखिए 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो डीपीटी की पहली खुराक होती है जन्म के कितने दिन पर दी जाती है, यानी डिप्थीरिया, डी से तो कहें डिप्थीरिया हो गया, पी से कहें तो पार्टिसिस यानी काली खांसी हो गया, और टी से कहें तो टिटनस हो गया, यानी 3 बीमारियों से लड़ने के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। आपको बताना है कि जन्म के कितने दिन पे आपको डिप्थीरिया वाला यहाँ पे टिटनस और पार्टूसिस के टीका दिया जाता है। क्या वो 6 सप्ताह का समय होता है, 8 सप्ताह का समय होता है, सी ऑप्शन 12 सप्ताह का, डी ऑप्शन 15 सप्ताह का। तो डीपीटी के जो पहली खुराक आपसे जन्म के समय पूछा गया है, जन्म के समय कहें या पहली खुराक कहें तो समय होगा 6 सप्ताह होगा, ठीक है, और दूसरी खुराक होता है तो 10 सप्ताह से लेकर के 14 सप्ताह का समय होता है, यानी दूसरी की बात करें तो 10 से 14, और पहले की बात करें तो आपका होता है 6 सप्ताह होता है। जो कितनी बीमारियों से लड़ाता है, आपको 3 बीमारियों से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा यह जा रहा है कि OPV 0 की खुराक जन्म के कितने समय बाद दी जा सकती है। ऑप्शन है जन्म के समय बाद, बी ऑप्शन है 20 दिन बाद, सी ऑप्शन है 1 माह बाद, डी ऑप्शन होता है 1 वर्ष बाद। तो पहले सबसे पहले ये जान लो कि OPV 0 खुराक होता क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वैक्सीन होता है 0, ठीक है, जो मुंह में दिया जाता है। पोलियो का जो वैक्सीन दिया जाता है, यानी पोलियो जो दिया जाता है ना, वो 2 रूप में दिया जाता है। पहला जो टीका लगता है OPV वो लगता है वो मुंह में दिया जाता है, और जो दूसरा टीका लगता है वो क्या किया जाता है, इंजेक्शन की, यानी IPV हो, पहला होता है OPV 0 और दूसरा होता है IPV होता है, जो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा गया OPV की खुराक जन्म के समय कब दी जाती है, तो आपको बताना है यहाँ पे आपको दिया जाना चाहिए जन्म के समय के बाद देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 15वां का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। OPV IPV यहाँ पे आपने जाना होगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा 16वां क्वेश्चन, आपसे ये पूछा जाता है कि जो डीपीटी का टीका होता है किन बीमारियों से बचाव के लिए लगाया जाता है। अभी आपने देखा ना पीछे क्वेश्चन, आपने ये वाला देखा होगा, आपसे ये पूछा गया था कि डीपीटी का जो टीका होता है पहली खुराक कब दिया जाता है, आपने ये क्वेश्चन देखा। अब यहाँ से पूछा गया कि जो डीपीटी का टीका होता है वह किन बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है। आपके पास ऑप्शन है पोलियो, खसरा, टिटनेस, बी ऑप्शन होता है डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस, सी ऑप्शन होता है डिप्थीरिया, टाइफाइड, पोलियो, डी ऑप्शन होता है टिटनेस, तपेदिक पोलियो। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि इसका क्या हो जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन पीछे सही से समझा होगा तो यहाँ पे आप दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस होता है, यानी इसे पार्टूसिस भी कहा जाता है,
जो आपका कोकर खांसी है, तो नवजात जो शिशु होता है उसको 3 टीके लगाए जाते हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी या फिर कुकुर खांसी, टिटनेस के बीमारियों के लिए लगाया जाता है। तो हमारा 16वां का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पोलियो की टीके की खोज किसने की थी। ठीक है, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं 4। लुई पास्चर है, बी ऑप्शन है एडवर्ड जेनेट, सी ऑप्शन होता है जोनास साल्क, डी ऑप्शन होता है जेसफ लिस्टर होता है। चलिए पोलियो के यहाँ पे टीके की खोज किसने की आपको बताना है। आपको बताना यहाँ पे पड़ेगा जोनास जो साल्क होते हैं उन्होंने क्या किया था, पोलियो की टीके की जो खोज होती है सर्वप्रथम इन्होंने की थी। ठीक है, जो पोलियो होता है यह बच्चों को सबसे ज़्यादा गंभीर वाली बीमारी, जिसमें बच्चा जो हो जाता है विकलांग हो जाता है। ठीक है, विकलांग हो जाता है, बच्चों में बीमारी ज़्यादातर देखी जाती है। पोलियो का टीका यहाँ पे खोजा गया था किसने, जॉन साल्क के द्वारा। तो हमारा 17वां का जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन करेक्ट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां, चलिए देखिए 18वां नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत को किस वर्ष पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। यानी कि यहाँ पे आपको वर्ष बताना है। क्या वो 2010 का समय था, बी ऑप्शन 2012 का समय था, सी ऑप्शन 2013 का समय था, डी ऑप्शन 2014। चलिए बताइए कि भारत में किस वर्ष पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। तो वो समय था आपका 2014 था। यानी कि आधारिक तौर पे पोलियो मुक्त हुआ था आपके देश से, भारत देश से 2014 में। इसकी खोज आपने देखा जॉन सॉल्क का नाम आता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है 19 क्वेश्चन आपसे पूछा यह जा रहा है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। क्या वो रॉबर्ट कोच हैं, बी ऑप्शन कार्ल लैंडस्टीनर है, सी ऑप्शन एडवर्ड जेनर है, डी ऑप्शन लुई पास्चर है। फटाफट से आपको बताना है। आपको ये बताना है कि जो आपके चेचक जो खोज हो जाते हैं उनका नाम होता है एडवर्ड जेनर होते हैं। चेचक पॉक्स जो होता है, आपको जो ये बीमारी होती है चेचक वाली, चेचक पॉक्स वायरस के द्वारा होता है। यानी कि एक संक्रामक रोग होता है चेचक आपका। तो यहाँ पे आविष्कार का नाम यहाँ पे पूछा गया था 19 को आप बताओगे सी ऑप्शन एडवर्ड जेनर। यानी कि एक संक्रामक रोग होता है जो चेचक पॉक्स वायरस के द्वारा होता है। अब यहाँ पे देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है डिप्थीरिया, बी ऑप्शन होता है टीबी, सी ऑप्शन होता है टिटनेस, डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। अगर पूछा जाता है यहीं आपसे डीपीटी का टीका तो आप बताते डिप्थीरिया और टिटनेस, लेकिन यहाँ पे बीसीजी का पूछा गया है तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे टीबी के लिए। यानी कि तपेदिक अगर होता तब भी आपका ऑप्शन सही हो जाता, राजक्षमा होता तब भी सही हो जाता, यहाँ पे टीबी है तभी आपका सही हो जाता। जो 24 घंटे के बाद शिशु के पैदा होने के यहाँ पे बीसीजी का टीका का पहली खुराक दी जाती है। यानी हम आपका राइट हो जाएगा बीसीजी का टीका रोग बचाव के लिए दिया जाता है, टीबी वाले ऑप्शन सही हो जाते हैं। यानी कि हमारा राइट आंसर होगा आपका 20 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जो नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। हमारा 20 का यहाँ पे टीबी सही हो जाता है। चलिए आपसे देखो पूछा, देखिए आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि टीका वैक्सीनेशन का जनक किसे कहा जाता है। यानी कि किसी वैक्सीन की नाम नहीं यहाँ पे दिया गया है कि बीसीजी हो या डीपीटी हो, ओपीवी हो, आईपीवी हो, इन सब टीके का नाम नहीं दिया गया है। बस आपसे पूछा गया कि टीका वैक्सीनेशन होता है इनके जनक किसे कहा गया है। आपके पास ऑप्शन है एडवर्ड जेनर है, बी ऑप्शन होता है डॉर्बिन होता है, सी ऑप्शन जॉन साल्क, डी ऑप्शन होता है रॉबर्ट कोच होता है। चलिए बताइए आप इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप यहाँ पे याद रखे रहना कि जो टीके का वैक्सीनेशन होता है उनका श्रेय जाता है एडवर्ड जेनर के जी। यानी कि राइट आंसर होगा 21 का ए ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि जेवी जापानी इंसेफ्लाइटिस का टीका शिशु के जन्म के कितने दिन बाद दिया जाता है। क्या वो ऑप्शन होता है यहाँ पे जन्म के तुरंत बाद, बी ऑप्शन होता है 5 से 7 माह के मध्य, सी ऑप्शन होता है 5 से 10 माह के मध्य, डी ऑप्शन होता है 9 से 12 माह के मध्य। आपको बताना है कि जेई जापानी इंसेफ्लाइटिस जो होता है आपको यहाँ पे जो टीका दिया जाता है शिशु के जन्म के कितने दिन पर दिया जाता है। आपको बताना है 9 से 12 माह के मध्य में दिया जाता है। वो भी कौन सा टीका होता है, बेबी का पहला खुराक होता है। और दूसरी खुराक की बात करें तो 16 से 24 माह का जब बेबी होता है तब दूसरा टीका दिया जाता है। पहला टीका कहें या फिर जन्म के समय की बात कहें तो आप बताना 9 से लेकर के 12 माह का समय होता है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो 22 का राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए 30 नंबर का क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, कह रहा है क्वेश्चन FIP और V की कितनी खुराक शिशु को दी जाती है। आपके पास ऑप्शन है ये खुराक,
बी ऑप्शन है 2 खुराक, सी ऑप्शन है 3 खुराक, डी ऑप्शन है 4 खुराक। यानी कि जो आपका FIPB है ये पोलियो के टीके से संबंधित है। ठीक है, अभी आपने देखा आगे क्वेश्चन था OPB थे, यानी कि O और आपका P और B था, जो आपका मुंह से दिया जाता है, यानी कि मुंह में डाल के दिया जाता है। लेकिन FIPB जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन होता है, जो यहाँ पे दूसरी खुराक होती है। यानी कि शिशु जब जन्म लिया है तो OPB का दिया जाएगा पहला टीका, ठीक है, लेकिन जो IPB का टीका होता है बेबी को दूसरी खुराक के रूप में दी जाती है। यानी कि जब 6 से लेकर के जब 14 सप्ताह का समय होता है तो IPB का टीका इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। IPB का फुल फॉर्म होता है फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन होता है, जो कितनी बार पोलियो को टीका दिया जाता है, वो दिया जाता है आपका 2 खुराक के रूप में दिया जाता है। एक बार मुंह में दिया जाता है और एक बार इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है। 24 नंबर का क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी का टीका शिशुओं को कब दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी का टीका पूछा गया है, शिशुओं को कब दी जाती है। ऑप्शन ये है जन्म के तुरंत बाद, बी ऑप्शन होता है 1 सप्ताह बाद। चलिए ऑप्शन यहाँ पे भी आपके पास है, ऑप्शन ये दूसरा कहता है, सी ऑप्शन कहता है आपके पास है 2 सप्ताह बाद, डी ऑप्शन होता है 24 घंटे बाद। यानी कि पहला वाला आपके पास था जन्म वाला था, ठीक है, जन्म पे था, उसके बाद दूसरा आपका ऑप्शन था 1 सप्ताह था। चलिए आप बताइए कि जो टीका दिया जाता है हेपेटाइटिस का वो कब दिया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा जो हेपेटाइटिस बी का टीका होता है वो नवजात शिशु जो होता है उसके तुरंत जन्म के बाद दिया जाता है। ठीक है, 24 घंटे के बाद अंदर में आपका हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा ऑप्शन निकल के आया है ए ऑप्शन करेक्ट। हेपेटाइटिस बी का टीका शिशु को कब दिया जाता है, तो जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, 24 घंटे के भीतर में। चलिए देखते हैं आप यहाँ पे पूछा क्या जाता है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, रोटा वायरस वैक्सीन RVV को कितनी खुराक शिशुओं को दी जाती है। आपके पास ऑप्शन है 1 खुराक, बी ऑप्शन होता है 2 खुराक, सी ऑप्शन होता है 3 खुराक, डी ऑप्शन होता है 4 खुराक। चलिए बताइए आप इसका आंसर बताएंगे तो आप क्या बताएंगे। आप बताना कि जो रोटा वायरस होता है शिशुओं को जो खुराक दी जाती है वो आपको दी जाती है 3 खुराक दी जाती है। यानी कि जब बेबी 6 सप्ताह का है, उसके बाद में बेबी जब 10 सप्ताह का और जब 14 सप्ताह का है तो क्या किया जाता है, बेबी को टीका दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या समझा, बेबी को 3 टीके के रूप में दिया जाता है, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह की उम्र में दिया जाता है। और ये टीका होता है ना, शिशुओं को कौन सी टीके के बचाव के लिए किया जाता है, तो जो डायरिया होती है, डायरिया बीमारी होती है, उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए रोटा वायरस का टीका दिया जाता है। ठीक है, तो आप यह बात याद रखे रहना कि शिशुओं को रोटा वायरस डायरिया से सुरक्षा के लिए आपको दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि PCV आपके पास है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन को 2 प्राथमिक खुराक कब दी जाती है। ठीक है, यानी PCV का जो टीका होता है 2 प्राथमिक जो खुराक होती है कब दी जाती है। यानी कि आपका यहाँ पे टाइम पूछा गया है, उम्र पूछा गया है। ठीक है, टाइम नहीं उम्र आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे दे 2 से 4 सप्ताह, बी ऑप्शन होता है 6 से 14 सप्ताह, सी ऑप्शन होता है 9 से 12 सप्ताह, डी ऑप्शन होता है 15 से 20 सप्ताह। आप इसके बताएंगे तो क्या बताएंगे, आप इसे बताना कि जो आपका यहाँ पे PCV का टीका होता है जब शिशु 6 से लेकर के 14 सप्ताह का उम्र होता है तो जो पहला टीका होता है 2 खुराक के रूप में दिया जाता है। यानी कि 6 से लेकर के 14 जब उसका सप्ताह उम्र होता है। ठीक है, और यह जब शिशु यानी कि जो छोटा बच्चा होता है तो उसको स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो निमोनिया से बचाव के लिए, यानी कि उसकी बीमारी से बचाव के लिए आपका न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन को दिया जाता है। यानी कि निमोनिया से बचाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होने वाली बीमारी को बचाता है आपका। तो PCV का आपने क्या देखा, यहाँ पे क्वेश्चन 16 से 14 सप्ताह यहाँ पे आपका सही हो जाता है। 16वां का हमने बी ऑप्शन करेक्ट चुना है। चलिए देखिए आप 27 नंबर का आपके पास क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि पेंटावैलेंट वैक्सीन कितनी बीमारियों से बचाता है, यानी कि बच्चों की सुरक्षा करता है। ऑप्शन ये है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 7। यानी कि पेंटावैलेंट जो वैक्सीन होती हैं यहाँ से कितनी बीमारियों के बचाव के लिए किया जाता है। आपको याद रखना है वो 5 बीमारियाँ। सबसे पहली बीमारी होती है आपके पास डिप्थीरिया हो गया, टिटनस हो गया, पार्टूसिस हो गया, हीमोफिलिसिस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, टाइप B हो गया,
ठीक है, इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो होता है, और हेपेटाइटिस, यानी कि ये 5 बीमारियां हो गई जो आपका पेंटावेलेंस वैक्सीन के रूप में आपको बच्चे को सुरक्षा दी जाती है। और इसका जो टीका लगता है ना, वो 3 बार लगता है। बेबी जब 6 सप्ताह का हो गया है, 10 सप्ताह का हो गया है और 14 सप्ताह का हो गया है, तब यह टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टुसिस, हीमोफिलिस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी और हेपेटाइटिस बी, इन 5 बीमारियों के लिए पेंटावेलेंट वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है। तो हमारा 27 का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। जल्दी जल्दी किसी ना किसी के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। देखिए, अब यह क्वेश्चन कहता है कि ओपीवी का पूर्ण रूप है। ठीक है, यानी कि ओपीवी, अभी आपने क्वेश्चन देखा जो पोलियो आपसे पूछा गया था ना कि ओपीवी 0 का खुराक जन्म के कितने समय बाद दी जाती है। अब यहाँ से आपसे पूछा गया है कि जो ओपीवी होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। क्या वो होता है ओपन पोलियो वैक्सीन, बी ऑप्शन होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, सी ऑप्शन होता है आपके पास ओरल पार्टूसिस वैक्सीन, डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है, आपने क्वेश्चन पीछे कर लिया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि जो ओपीवी का फुल फॉर्म होता है उसे कहा जाता है ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, यानी कि मुंह में दी जाने वाली यहाँ पे ये वैक्सीन होता है जो शिशु के जन्म के समय के बाद देने जाने वाली डोज होती है, यानी कि ओपीवी 0 डोज भी कहा जाता है। ओपीवी यानी कि ओपीवी 0 डोज भी कहा जाता है इसे। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, तो आप ये याद रखे रहना कि मुंह में दी जाने वाली दवा होती है जिसका एक एड आपने देखा होगा, 2 बूंद जिंदगी के लिए। ठीक है, तो आपका 28 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या पूछा जाता है कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से किन्हें टीका लगाया जाता है, यानी कि सार्वभौमिक टीकाकरण की बात किया गया है। ऑप्शन ए आपके पास है गर्भवती महिला, बी ऑप्शन है शिशु, सी ऑप्शन है बच्चे, डी ऑप्शन होता है उपरोक्त में से सभी। यानी कि जो सभी प्रकार के लोगों को जो टीका कार्यक्रम दिया जाता है, इन 4 ऑप्शन में से किसको किसको टीका लगाया जाता है। तो आपको बताना है कि इन सबको टीका लगाया जाता है। गर्भवती महिला होती है उनको भी टिटनेस के टीका लगता नहीं है, शिशु होगा तो उसको लगते हैं, बच्चा हो गया 5 साल तो उसको भी लगता रहता है। तो यहाँ पे आपको बताना है डी ऑप्शन सही हो जाए, यानी कि सार्वभौमिक टीकाकरण जो होता है गर्भवती महिलाओं को, शिशुओं को, बच्चों को, इनको दिया जाता है। और टीकाकरण जो होता है कौन करता है, तो आपको बताना है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये कार्य किया जाता है। तो हमारा 29 का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब यहाँ पे 30 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर कहीं लिखना चाहते हो तो लिख लेना। जो मिशन इंद्रधनुष है किससे संबंध है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष है किससे संबंध है। ऑप्शन ये है पोषण, बी ऑप्शन है शिक्षा, सी ऑप्शन है चिकित्सा, डी ऑप्शन होता है टीकाकरण। आप यहाँ पे टीकाकरण पर है तो वैसे आप तुक्का लगा सकते हो कि टीकाकरण, लेकिन जब एग्जाम हाल में आ जाएगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मिशन इंद्रधनुष क्या होता है। तो जो मिशन इंद्रधनुष होता है उसमें 7 जो टीके होते हैं वो उपलब्ध होते हैं, यानी कि 7 टीकों का एक समूह होता है, जिसमें पहला टीका होता है टिटनस हो गया, पोलियो हो गया, खसरा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी होगी, और आपका टीबी बीमारी हो गया, हेपेटाइटिस बी। इन 7 बीमारियों से आपको क्या कहता है, मिशन इंद्रधनुष का यहाँ पे आपको आपका टीका दिया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है वह टीकाकरण से संबंधित होता है। ठीक है, तो आपका 30 का क्या ऑप्शन निकल के आया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो 7 बीमारियों से आपका सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि निवारण करता है। देखिए अब यहाँ पे 31 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा ये जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन ए है 2014, ऑप्शन बी है 2015, ऑप्शन सी है 2016, ऑप्शन डी है 2018। आपने अभी क्वेश्चन पीछे देखा कि पोलियो आपका मुक्त हुआ था तो उस समय क्या था, 2014 था। आप यहाँ भी वैसे याद रखे रहना कि जो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी तो समय था 2014 था, यानी कि आपसे पूछा भी जा सकता है कि 25 दिसंबर 2014 को क्या होता है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। इसमें मिशन इंद्रधनुष का जो यहाँ पे मेन मोटिव था, उद्देश्य था कि जो सभी गर्भवती महिलाएं होती हैं, बच्चों होती हैं, इनको पूर्ण रूप से टीकाकरण का प्रदान करना। इसमें कितनी बीमारियों के निवारण के लिए किया गया था, इसमें 7 बीमारियों के नाम यहाँ पे आते हैं। हमने आपको आगे बताया टिटनस, पोलियो, खसरा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टीबी, हेपेटाइटिस बी, ये 7 प्रकार की बीमारियों की बात होती है। ठीक है,
तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे 31 का क्या हो जाएगा, आपका 2014 यहाँ पे सही हो जाए, 25 दिसंबर 2014 आपका सही हो जाता है। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रेबीज रोधी टीके की खोज किसने की थी। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी ऑप्शन होता है एडवर्ड जेनर, सी ऑप्शन होता है रॉबर्ट कोच, डी ऑप्शन होता है लुई पास्चर। आप फटाफट से बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, फटाफट से आप इसका राइट आंसर बताइए। देखो जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सी ऑप्शन, आप जानते हो चेचक के लिए, यानी कि चेचक जब खोज की थी तो चेचक के जो आविष्कारक होते हैं टीके के, उनका नाम होता है एडवर्ड जेनर का नाम होता है। लेकिन यहाँ पे आप इसको ऑप्शन को हटा दो क्योंकि आप तो समझ गए हो कि ये चेचक से संबंधित है। बाकी आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में आप बताइए कि इसका नाम क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे रेबीज जो होता है, ये पागल कुत्ता जब काटता है, पागल जो होता है जानवर होता है, ठीक है, तो उनके काटने से क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे रेबीज नामक बीमारी हो जाएगी। 72 घंटे में आपको इस टीका का आपको लगवाना चाहिए, यानी कि रेबीज का टीका आपको लगवाना चाहिए। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि खोज किसने की, तो आप बताना लुई पास्चर ने की थी, यानी कि आपका 32 का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगर कोई पागल जानवर काटा है तो उसके 72 घंटे के बाद रेबीज रोधी टीके का प्रयोग किया जाना चाहिए। खोज की बात करते हैं तो लुई पास्चर जी का नाम आता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर यहाँ पे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि गहन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ कब किया गया था। ठीक है, आपने अभी पीछे देखा कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत तो आपने 2014 बताया। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि गहन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की थी। आपके पास ऑप्शन है 2015, बी ऑप्शन है 2016, सी ऑप्शन 2017, डी ऑप्शन होता है 2019। चलिए बताइए, आपको इसका क्वेश्चन का आंसर बताना है, आप क्या बताओगे। तो आप ये बताना कि जो गहन मिशन इंद्रधनुष होता है वो 2000 यानी कि अक्टूबर 2017 में इसका शुभारंभ किया गया था। वो भी किसने किया था, तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह आपका यहाँ पे शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्या होगा, गहन मिशन इंद्रधनुष का 2017 में नरेंद्र मोदी ने किया गया था अक्टूबर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसका उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य था कि जो गर्भवती महिला हैं उनको टीका प्रदान करना। ठीक है, बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को। अब यहाँ पे 34 क्वेश्चन देखिए लिख रहा है कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किस रोग से संबंधित टीका उपलब्ध होता है। आपने अभी क्वेश्चन हमने पीछे ही बताया है कि 7 बीमारियों को, यानी कि 7 रोगों को निवारण के लिए आपका यहाँ पे टीका प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि ऑप्शन आपको बताना है, क्या वो टिटनस होता है, बी ऑप्शन पोलियो होता है, सी ऑप्शन खसरा होता है, डी ऑप्शन उपरोक्त में से सभी होता है। आपको बताना, फटाफट से इसका बताइए। तो आप क्या बताओगे, टिटनस के लिए, उसके बाद में पोलियो के लिए, खसरा के लिए, डिप्थीरिया के लिए, काली खांसी के लिए, टीबी के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, इन सभी बीमारियों के लिए क्या किया जाता है, मिशन इंद्रधनुष का आपका टीका लगवाया जाता है। तो आप क्या बताना, इन सभी को आप बता देना, यानी कि आपका राइट होगा 34 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे 35 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन रोग का टीकाकरण नियंत्रित नहीं किया जा सकता, यानी कि कौन सा रोग होता है जो टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आपके पास यानी कि ऐसा 4 ऑप्शन है जिसमें टीका का यहाँ पे कोई काम नहीं होता, टीका उसमें नहीं लगता है। ऑप्शन ये है डिप्थीरिया, बी ऑप्शन होता है हेपेटाइटिस बी, सी ऑप्शन होता है मधुमेह, डी ऑप्शन होता है पोलियो होता है। अब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन ही समझ में आ गया होगा कि जो हेपेटाइटिस बी होता है, डिप्थीरिया होगा, पोलियो होगा, इन सभी को टीकाकरण दिया जाता है, लेकिन जो मधुमेह होता है वो यहाँ पे टीका नहीं दिया जाता है। ठीक है, इंसुलिन दिया जाता है इंजेक्शन के रूप में, लेकिन वो टीका नहीं होता है। जब किसी का बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इंसुलिन दिया जाता है। आपके अग्नाशय में एक लंगरहैंस के दीपिकाएँ होती हैं, वहाँ पे जो इंसुलिन होता है वो आपका नहीं बन पाता है, इस कारण क्या हो जाता है, आपको मधुमेह देखने को मिलता है। तो आपका यहाँ पे 35 का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन है, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम यूपीआई कितनी बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए बताइए, आप इसका राइट आंसर बताएंगे तो क्या बताएंगे। आपके पास ऑप्शन ये है 6, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 10 से 10, डी ऑप्शन होता है 12। आप क्या बताओगे कि जो सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम होता है यानी कि यूपीआई जो होता है वो क्या करता है,
12 यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाते हैं, यानी कि 12 बीमारियों के खिलाफ बच्चों को और गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनके जो मृत्यु दर होता है उनको रोकने का काम करती है। तो आपका 36 का जो राइट आंसर होगा वो आपका 12वां यानी कि 12 डी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए 37 नंबर का आपसे पूछा गया है, कोविड-19 से क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान भारत में कब शुरू किया गया था? आपके पास है जनवरी 2020, बी ऑप्शन होता है जनवरी 2021, सी ऑप्शन होता है फरवरी 2020, डी ऑप्शन होता है फरवरी 2021। आपको जो कोविड-19 टीकाकरण होता है उसका जो अभियान शुरू किया गया था तो वो समय क्या था? वो समय था 2021, यानी कि सबसे बड़ा जो टीका अभियान शुरू किया था तो 2021 का टीका था। आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कोविड-19 का जो पहला टीका था सबसे पहले किसे लगा था? आप कहीं पे लिख लेना कि जो भारत में रहने वाले यम्स के सफाई कर्मी होते हैं उनका नाम था मनीष, नाम था मनीष कुमार को सबसे पहले कोविड-19 का पहला टीका लगाया था, जो एम्स के सफाई कर्मी थे। तो आपका कोविड-19 के बारे में आपको क्या पता चला कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान भारत में कब शुरू किया गया? तो जनवरी 2021 में शुरू किया गया था। आपका यहाँ पे सारे ऑप्शन क्लियर हो गए हुए हैं, जितने सारे आपके क्वेश्चन आपको आंसर मिला होगा। आशा करते हैं कि आपको हमारी यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आए होगी। यहाँ पे हमारी क्वेश्चन की श्रृंखला समाप्त होती है। अगर आपको मेरी क्वेश्चन समझ में आए हो, ऑप्शन आपको समझ में आए हो, तो इसके लिए आपको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बनता है।